जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तो आज जो दिन है, जिस उपलक्ष्य में मैं आया हूं, गणतंत्र दिवस, इस दिन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्या कि ये दिन पूरे भारत में बड़ी मजबूती से क्यों मनाया जाता है, आखिर इस दिन का क्या महत्व है। इस दिन हर सरकारी कर्मचारी, हर देश का नागरिक, कोई कितना बड़ा व्यापारी हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, किसान हो, इस दिन क्यों नमन करते हैं, ये समझना जरूरी है। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले सभी शूरवीरों को, और मेरा विशेष नमन है मेरठ की इस क्रांति धरा को, जिसने इस देश को हमेशा अपने खून से सींचने का काम किया, जिसने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी तो मेरठ का एक एक व्यक्ति निकलकर सामने आया और भारत की व्यवस्था को संभालने का काम किया। तो मैं इस धरती को भी नमन वंदन जय भीम करता हूं। साथियों, आज 26 जनवरी का पर्व हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये पर्व हर साल आता है, लेकिन इस पर्व का मतलब समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित, शोषित, वंचित महिलाओं का उत्थान का एक रास्ता लिख दिया था, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जिसका नाम संविधान है। संविधान लिखकर के इस देश में प्रत्येक नागरिक को अधिकार, बराबरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित कर चले गए थे। जब वो इस संविधान को संविधान सभा को दे रहे थे और मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे, उस समय उनके समकालीन नेताओं ने उनसे पूछा भी, डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं रानी का पेट सीट चला हूं, अब राजा रानी के पेट से नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, महिला, शोषित, वंचित, तगड़े, पिछड़ों के वोट से पैदा होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं 26 जनवरी सन 1950 को। तब से हम ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हालांकि आज भी देश की व्यवस्था अगर देखी जाए, देश में जातीय शोषण चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न सब चरम सीमा पर है। इसका अगर कोई कारण है तो वो हम लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को जो बात कहकर गए, हमने उसको अंगीकृत नहीं किया, हमने उसको आत्मसात नहीं किया। अगर हम सब मिलकर उसको आत्मसात करते तो इस देश की व्यवस्था में आज आपकी पूर्ण भागीदारी, पूर्ण हिस्सेदारी होती। अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं, मैं उस हिस्सेदारी की बात नहीं करता जो हर महीने कोटे से 4 किलो अनाज यहाँ के भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है, वो हिस्सेदारी नहीं है। अगर मैं उस हिस्सेदारी की बात करूं जो सरकार के नाम पर हमें अनुदान दिया जाता है, तो वो हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी वो है जो यहाँ की जल, जंगल, जमीन में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में गरीब, शोषित, वंचित की होनी चाहिए थी, वो हिस्सेदारी। हम सब ने उस हिस्सेदारी का ध्यान नहीं रखा और हम बहुत कम चीजों में खुश हो गए। कम चीजें कैसी कि आज हम अपने बच्चे को अच्छी तरीके से शिक्षा हासिल नहीं करा सकते, आज हम अपने बच्चे का अच्छा इलाज नहीं करा सकते, आज भी हमारे घर में रोटी की समस्या है, आज भी अगर मैं गांव में चला जाऊं तो वहां पानी की, बिजली की समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या होगा?
और क्या करना चाहिए ये हम नहीं समझ पाए। यहां नेता तो पैदा हुए, उन्होंने तिरंगा भी उठाया, उन्होंने झंडा भी उठाया, उन्होंने डंडा भी उठाया, लेकिन जिनके लिए ये सब काम हुआ है उनके उत्थान के लिए कोई आगे नहीं आया। आज भी योजनाएं बनती हैं, कागजों में दम तोड़ देती हैं। 80% योजनाएं ऐसी हैं जो भारत के गरीब शोषित वंचितों तक पहुंच नहीं पाती। साथियों, अगर मैं ये कहूं कि आज गणतंत्र दिवस है, हां गणतंत्र दिवस तो है, आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी का रास्ता काट दिया था, लेकिन आज भी इस देश में ऐसी व्यवस्था के लोग हैं जो यहां जाति धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार करने का काम करते हैं, जो दलित मुसलमान को उनकी जाति धर्म के नाम पर मारने पीटने का काम करते हैं। क्या भारत के संविधान में लिखित मौलिक अधिकार स्थापित हो पाए? क्या हमारे जो अधिकार थे वो संपूर्ण तरीके से हमें मिल पाए? और अगर नहीं मिल पाए तो ये सोचने का विषय है कि क्यों नहीं मिल पाए। अगर मैं बात जापान की करूं तो अमेरिका वहां परमाणु बम गिरा देता है, वहां प्रकृति हर बार सुनामी लेकर आती है, वो 3 से 4 साल में खड़े होकर के फिर कहते हैं कि विश्व में सबसे अव्वल है। मैं बात अमेरिका की करूं तो वो हर बार हमें तोड़ने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, फ्रंट से हमें यह दिखाता है कि वे भारत के साथ है। इस व्यवस्था को आखिर कौन तोड़ेगा? क्या हम भारत के लोग सिर्फ जाति और धर्म में बटे हुए रहना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब ऐसे लोगों के आने का समय आ चुका है जो आपकी समस्याओं पर काम करेंगे? तिरंगा उठाने से काम नहीं चलेगा, तिरंगे को समझाने से काम चलेगा। संविधान उठाने से काम नहीं चलेगा, संविधान को समझाने से काम चलेगा। और जब तक हम ये काम नहीं कर देते, हमें तब तक इस देश के अनुयायी कहलाने का अधिकार नहीं है। यह देश हमारा है, यह सेकुलर देश है। इस देश में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति समान है। ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को स्थापित कर दिखाना, हमें उनको यह बताना है कि तुमने हजारों साल हमारा शोषण किया, तुमने हजारों साल इस देश में बेटियों का शोषण किया और तुम आज भी इस काम को कर देना चाहते हो। मैं ये बताना है कि जब तक हम जिंदा हैं ये काम होने नहीं दिया जाएगा। अभी मैं सुबह अखबार की कटिंग पढ़ रहा था तो कोई गुरु है, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा, अखबार में छपा हुआ है कि बहुत जल्द यहां धार्मिक कानून लागू हो जाएगा। तो मैं उन संत को प्रणाम करते हुए, शीश नवाते हुए बता दूं कि जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जिंदा है, तब तक संविधान की तरफ अगर कोई गलत निगाह से देख भी लेगा तो उसकी आंख को निकाल लेने का भी काम हम लोग कर लेंगे। बहुत सारी बात आपसे करनी है, समस्याओं के समाधान में बात करनी है। कुछ लोग मुझे यह भी कहेंगे कि एक व्यक्ति आया, वो गणतंत्र दिवस छोड़ करके समस्याओं की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था गरीबों को कि अपने उन्नत बच्चों की उन्नत शिक्षा के लिए काम करो। वो ये कह रहा था गरीबों को कि आपके घर में अच्छा चूल्हा जले, अच्छी रोटी मिले, ऐसा कुछ करो। अगर मैं राजनीतिक शक्ति की बात करूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसी धरती से एक यहां के प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, चौधरी चरण सिंह साहब। मैं आशीष नवाता हूं उनको। उनकी एक लाइन है कि भारत की तरक्की का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरेगा। उन्होंने इस एक लाइन में भारत की पूरी व्यवस्था को अंगीकृत कर दिया। इस एक लाइन से भारत की पूरी व्यवस्था आत्मसात कर दी, बता दिया आप लोगों को कि भारत की तरक्की यहां से होगी। लेकिन अफसोस, आज इस देश में सबसे मजबूर, सबसे परेशान, सबसे शोषित, सबसे वंचित कोई तकबा है तो उसका नाम किसान है, उसका नाम मजदूर है। वो सबसे ज्यादा गरीब शोषित है। आप जानते हो कि शोषण का कारण क्या है? आप जानते हो जो न्याय उन पर होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस देश की जनता, यानी कि हम सब लोग
क्योंकि हम लोग सही राजनीति को जन्म नहीं दे पाते। आज वो दिन है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान देकर आप सब लोगों को ताकत दे दी थी, तो आज वो दिन है। आज आप सबको भी प्रण ले लेना चाहिए। कैसा प्रण है कि जब तक हर गरीब शोषित वंचित की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम बड़ी मजबूती से काम करते रहेंगे। और यह व्यवस्था ठीक कैसे होगी, यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों की व्यवस्था ठीक करनी है, तो यहां की विधानसभा संसदों में किसान के बच्चे को भेजना जरूरी है, क्योंकि वही बता पाएगा गन्ने की क्या कीमत है, वही बता पाएगा कि गेहूं की फसल कब होती है। अगर यहां मजदूरों की व्यवस्था ठीक करनी है, तो एक रिक्शा चलाने वाले, कोई मजदूरी करने वाले, कोई केले बेचने वाले के बेटे का संसद विधानसभा में जाना जरूरी है, क्योंकि मजदूरों की व्यवस्था वही बताएगा कि ये मजदूरों की व्यवस्था है। अगर यहां व्यापारियों को उत्थान करना है, तो यहां व्यापारी के बेटे को ही विधानसभा संसद में भेजना होगा, तो यह बताएगा कि जो 18% जीएसटी लगता है, उसका कितना बड़ा नुकसान हम लोगों को हो रहा है। ऊपर से आप टैक्स लगाते हैं, उसका कितना बड़ा नुकसान हम लोगों को हो रहा है। तभी जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, वरना खूब नेताओं के पीछे घूमते रहिए। या मुझे बताइए भाई चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके कि जब से वो संसद में गए हैं, वो आवाज उठा रहे हैं मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दो, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दो। वो बार बार आवाज उठा रहे कि भाई एक जुर्म हो गया, जुर्म से निजात दिला दो। इस देश का मुसलमान यही का नागरिक है, उसके साथ अन्याय मत करो। भोजन माताओं की तनख्वाह बढ़ा दो। वो लगातार इन चीजों को संसद में कह रहे हैं। संसद में किसी नेता की हैसियत नहीं हो रही है, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। मैं अगर आप लोगों की शिक्षा की बात करूं कि आज शिक्षा का दोहरीकरण जिस तेजी के साथ इस पूरे देश में हुआ है कि एक वर्ग का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा जिसकी फीस 50,000 होगी, 10,000 होगी, 20,000 होगी, और एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा जहां फीस तो होगी, वो खिचड़ी के रूप में फीस उसको देनी पड़ रही होगी। अपने भविष्य दांव पर लगाकर उसको वो फीस चुकानी पड़ रही होगी। क्या आपको नहीं लगता कि सबको एक स्कूल में पढ़ने की जरूरत है? एक बेंच पर डीएम का बेटा, एक बेंच पर आपके विधायक का बेटा, एक बेंच पर आपका और मेरा बेटा, जब वो लोग साथ पढ़ रहे हो, क्या शिक्षा अच्छी नहीं होगी? क्या बिल्कुल होगी। समझाने का समय आ गया है इस देश में कि आर्टिकल 21 का क्या मतलब है, ये समझाने का समय आ गया। आर्टिकल 21 क्या है जो इस भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार देता है, उसको समझाने का मतलब आ गया। वो कैसे समझाया जाएगा? आज का दिन है ये प्रण लेने का, किसी देश में शिक्षा का एकीकरण हो। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर संसद का एक नेता ये कायदे खड़ा होकर के शिक्षा का एकीकरण हो, कहेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो स्कूल प्राइवेट बने हुए सब उनके हैं, नेताओं के स्कूल है, और बड़ा कई लाख करोड़ का टर्नओवर है जो साल में उनको नुकसान होगा शिक्षा के एकीकरण के लिए। मुझे नेता अपने घर पर, हमारा नेता क्या, उसने कहा कि एक जैसा स्कूल हो, सबको एक स्कूल में पढ़ा दो। अगर ये सब करना चाहते हो तो अपने आप को आत्मसात करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने को समझने का प्रयास करो और सोचो कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता। आपने देखा होगा जब बीमारी चलती है, जब डेंगू का बुखार आता है, तो जिनके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और 50,000 रुपये खर्च कर कर अपने बच्चे को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को इलाज करा कर वापस ले आते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, पैर जोड़ते रहते हैं। अगर 100 लोग एडमिट होते हैं तो 10 लोग उनमें से कब यहाँ से रुखसत हो जाते हैं पता नहीं लगता। ऐसा ही है, मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आप व्यवस्था ऐसी कर दो कि अगर डेंगू का बुखार आ गया तो एक बेड पर तो यहाँ का कलेक्टर लेटा हुआ है, दूसरे बेड पर एसएसपी लेटा हुआ है, तीसरे बेड पर एक किसान लेटा हुआ है, चौथे बेड पर एक मजदूर लेटा हुआ है, और इन चारों पांचों का इलाज एक ही तरीके से एक ही डॉक्टर कर रहा है, तो आपको नहीं लगता व्यवस्था बदलेगी इस देश की? आज प्रण लेने का दिन है कि हम भारत के लोग इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इस देश में एक जैसी समानता की व्यवस्था लागू करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। आज ये दिन है, आज ये दिन है कि आज के दिन इस देश के शोषित वंचित पीड़ितों को आजादी मिली थी, लेकिन अभी भी वो आजादी पूरी नहीं है।
उस आजादी के लिए काम करना आज का वो दिन है, ये प्रण लेने का दिन है। मैं जानता हूं मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग जो सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर देश की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं बैठता। अगर देश की समस्या का समाधान हो रहा है फिर गणतंत्र दिवस का भी मतलब है और स्वतंत्रता दिवस का भी मतलब है, फिर हर तीज त्योहार का मतलब है, और फिर हर होली दिवाली का मतलब है, ईद का मतलब है, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का मतलब है, गुरु रविदास की जयंती का मतलब है, बुद्ध पूर्णिमा का मतलब है। अगर समस्या का समाधान हो रहा है तो घर में रोटी नहीं तो कोई त्योहार नहीं लगता, और घर संपन्न है, घर में खुशहाली है तो एक आम दिन भी त्योहार जैसा लगता है। हम भीम आर्मी के लोग इस देश में जिनको ना जाने किन किन नामों से जाना जाता है, जो अगर उनकी एजुकेशन देखी जाए कोई भी आदमी पदाधिकारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से कम नहीं है, लेकिन सरकारें ना जाने क्यों मेरे ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा करती है। मैं इस चीज का मतलब जानता हूं वो क्यों करती है, क्योंकि सरकार की समझ आ रहा है कि आज की जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो धन पर आधारित हो रही ताकतें हैं, उनके खिलाफ इस देश में मजबूती से कोई लड़ रहा है तो सामाजिक संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है और राजनीतिक संगठन का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जो पूरी मजबूती से लड़ रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप सभी परिवार के लोग, इस देश का हर वो नागरिक जिसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के परिवार का व्यक्ति है। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस व्यवस्था को बदलने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो कहकर गए थे कि राजा रानी के पेट से नहीं आपके वोट से जन्म लेगा, तो अपने वोट की क्षमता को, अपने वोट की ताकत को समझने का भी दिन है आज कि हमारे वोट की पावर क्या है। आखिर डॉक्टर अम्बेडकर इस वोट का निर्माण क्यों करके गए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों स्थापित करके गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो इस देश में राजतंत्र देकर जाते, दलितों को कह जाते कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ और यहाँ का राज करो, लेकिन नहीं, उन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया क्योंकि वो जानते थे कि मेरे लोग गरीब, शोषित, वंचित हैं। और जब इनका जिस दिन ये समझ में आएगा कि इस वोट की ताकत क्या है, लोकतंत्र की ताकत क्या है, तो यहाँ के राज को अपने हाथ में स्थापित करके यहाँ की व्यवस्था का निर्माण करने का काम करेंगे। वोट को समझिए, वोट क्या है। वोट 4 साल 365वें 64वें दिन जो शोषण होता है उसका बदला लेने की कहानी है। वोट जो आप पूरे 3-4 साल 364 दिन भूखे रहते हैं, अन्याय सहते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, उसके जवाब का नाम वोट है। आपके गांव के गली के अंदर अगर कोई नल खराब पड़ा है उसको ठीक कराने का नाम वोट है। आपके घर के अंदर जो आप सब्जी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस सारी व्यवस्था के निर्माण करने का नाम वोट है। आपके ऊपर हो रहे गलत काम का नाम वोट है। ये वोट एक ऐसी ताकत है जो गली खंडों से लेकर के इस देश में परमाणु बम तक का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को बाध्य कर देता है। ये वोट वो ताकत है। इस ताकत को समझिए, इस ताकत को पहचानिए। इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जिसे SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहा जाता है, जिसे बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, उसको ये ताकत पहचान नहीं आ रही है। अगर उसको ये ताकत पहचान आती तो संभल में 5 मुस्लिम भाइयों की हत्या ना होती। अगर उसको ये पहचान आती, मेरठ में कई घटनाएं ऐसी हुई है जिनको जुबान से बयां करते हुए समझते हैं, वो घटनाएं ना होती। अगर वोट की ताकत समझ आती तो शायद मनीषा वाल्मीकि ना होता। आप लोगों को वोट की ताकत समझ नहीं आ रही है। इस वोट की ताकत को समझने का प्रयास करें। आज यही दिन है कि लोकतंत्र की ताकत को बताया जाए, इस वोट की ताकत को बताया जाए, यह बताया जाए कि यह ताकत वो ताकत है, इस देश की व्यवस्था को बदल सकती है, इस देश की पूंजीपति व्यवस्था को ध्वस्त कर इस देश से गरीब, शोषित, वंचितों को मजबूती के साथ खड़ा कर सकती है। वो ताकत है। ये वोट की ताकत आपके बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकती है। ये वोट की ताकत आने वाले समय में एक केले बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, पंचर लगाने वाले के बच्चे को भी कलेक्टर, DM, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की ताकत इस वोट में तो है। इस वोट की ताकत को समझो दोस्तों। इस वोट की ताकत का निर्माण करो और अपना परिवार मजबूत करते हुए अच्छे लोगों का साथ दो, जो मजदूर, किसान के साथ लड़ने का काम करते हैं, उनके लिए बोलने का काम करते हैं, उनका सहयोग करो।
आज आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार। मुझे भी महसूस हो रहा है कि कार्यक्रम आगे भी है। मैं बोलना तो और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं भावनाएं अपने कार्यकर्ताओं की समझ रहा हूं कि जब ये हिल रहे हैं तो मुझे पता लग रहा है इनका अगला कार्यक्रम भी बिगड़ रहा है। आज के दिन की आपको बधाई, मंगल कामनाएं। ये जो मैंने आपको कहा, ये भारत के नागरिक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताई। अगर आपको ये लगता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग वाकई इस देश में कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, अगर आपको ये लगता है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग संसद विधानसभा में पहुंचकर इस देश की व्यवस्था को बदल देने का काम कर सकते हैं, तो आप आकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से जुड़ने का काम करें। दूसरी बात, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग परिवर्तन कर पाएंगे, तो कृपया करके उन महान हस्तियों का नाम हमें भी बताने का काम करेंगे, वो परिवर्तन कर देंगे, तो हम भी जाकर देखेंगे उनमें क्षमता कितनी है, दम कितना। यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं अंत में सिर्फ एक बात और कहूंगा, मैं आपको दो लोग याद कराऊंगा। करतार सिंह सराभा का नाम सबने सुना होगा। करतार सिंह सराभा 17 साल की उम्र में देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी चढ़ गए थे। कितनी उम्र में? जोर से बताओ, कितनी उम्र में? 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। आप सोचते हैं ये 50, 60, 70, 80, 100 साल पुरानी घटना है, लगभग 100 साल पुरानी। उस समय 17 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसको बाथरूम कहां करना है और कहां जाकर नहाना है, ये नहीं पता होता उसको। लेकिन वो लोग उस समय देश के लिए फांसी चढ़ गए थे। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, अब से 100 साल पहले ये नहीं पता होता था करना क्या है। सोचो, दिमाग लगाओ, जो लोग उस समय फांसी चढ़ रहे थे इतनी कम उम्र में, यहां व्यवस्था दूसरी थी, उस व्यवस्था को बदलने के लिए फांसी चढ़ गए थे। आज तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपका एक वोट काफी है। कहीं लड़ने की मरने की जरूरत नहीं, आपका एक वोट इस व्यवस्था को बदल कर रख देगा, इस व्यवस्था को पलट कर रख देगा। जो मैंने कहा, अगर ये जाकर के आप आज से घर घर जाकर समझाना शुरू करोगे, भारत के प्रत्येक नागरिक को बताना शुरू करोगे, तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र का सही पर्व आप मना पाएंगे। और अगर नहीं मनाना शुरू करोगे तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हजारों साल शोषण इस देश में हम लोगों का हुआ। कुछ तो करतार सिंह सराभा आपके बीच से पैदा होंगे, कुछ तो शहीद आजम भगत सिंह पैदा होंगे, कुछ तो अशफाक उल्लाह खां आपके बीच से पैदा होकर के इस वोट की ताकत को इस देश के जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो दर्द आपके सामने बयां किया, इस दर्द को आपने भी अपना दर्द समझकर आत्मसात किया होगा। इस दर्द को जाकर के आप सबको बताने का काम करेंगे और इस देश की व्यवस्था को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश की महिलाओं को बचाने का काम करेंगे, उनके सम्मान के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। मैं कहूंगा जय भीम, आप पूरी ताकत से कहेंगे जय भारत। क्या कहना है? जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। एक साथ में लोकसभा